जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटोर एंड एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज के इस वीडियो में जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो तुम लोग, हम लोग सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है, एंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कितने होने वाले हैं इस टोटल इस पूरे चैप्टर में या पूरे सेशन में, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 13 क्वेश्चंस एंड मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है हाउ वी डू आवर एमसीक्यूज। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। एमसीक्यूज में मैं तुम लोगों को सभी 13 क्वेश्चंस को पढ़ के समझाऊंगी, उसका मीनिंग बताऊंगी, देन तुम लोग को थोड़ा सा टाइम दूंगी टू थिंक ऑफ द आंसर एंड देन आई विल शो यू द राइट आंसर। अब जो राइट आंसर के साथ सही जाएंगी उनको मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स इज इक्वल्स टू वन राइट आंसर इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स। ठीक है, सो इन दिस वे 13 मार्क्स के हमारे टेस्ट होने वाला है एमसीक्यू के। तो देखते हैं कितने मार्क्स तुम लोग लाते हो। जितने भी मार्क्स लाओगे उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं भी देखो कि तुम लोग कितने ज्यादा अच्छे से चैप्टर को समझ चुके हो। ठीक है, सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो लिटिलेस्ट डिफरेंस होता है विद इन द वैल्यू ऑफ टू स्टिमुली। दो स्टिमुली है, ठीक है, अब उसमें जो मिनिमम डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसे एब्सोल्यूट लिमिट बोलते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं, डिफरेंस लिमिट बोलते हैं, या डिफरेंस थ्रेशोल्ड बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप यू ऑल नो, बिकॉज हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। एंड द राइट आंसर इज डिफरेंस थ्रेशोल्ड। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि किसी भी कोई भी पानी का ग्लास ले लो, ठीक है, अब उसमें तुम लोग चीनी डालो, 1 चम्मच डाला, ठीक है, टेस्ट में कुछ पानी का टेस्ट थोड़ा अलग लगा है ना, अब 2 चम्मच डाल के देखो, मीठा फील हुआ, राइट। अब 3 चम्मच डालो, फिर 4 चम्मच डालो, सेम जो स्वीटनेस है वो आ रही है पानी से। ठीक है, अब तुम लोग 6, 7, 8, 9 इतने सारे चम्मच चीनी का डाल के देखो गिलास में, एंड पानी में घोलो अच्छे से, एंड अब टेस्ट करो। अब जो स्वीटनेस है वो बढ़ गई, राइट। तो इधर डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू स्टिमुली। पहले जो टेस्ट था वो थोड़ा कम था चीनी का, मिठास का, लेकिन अब जो मिठास का लेवल है वो बढ़ गया। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आया, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू थ्रेशोल्ड, टू स्टिमुली, बेसिकली इट इज नोन एज योर डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, सो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। नाउ आ जाता है दूसरे क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मेथड थ्रू विच सर्टेन स्टिमुली आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ बंच ऑफ अदर इज साइटेड एज। यानी कि हम लोग बहुत सारे स्टिमुलस में से, यानी कि बहुत सारी चीजें इस रूम में चल रही हैं, ठीक है, या जिस रूम में तुम लोग बैठ के लेक्चर देख रहे हो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, बट स्टिल तुम्हारा अटेंशन कहाँ है? वीडियो लेक्चर पे, राइट। एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। बहुत सारे स्टिमुलस में तुम जब अपना ध्यान एक जगह लगाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या उसे हम लोग अटेंशन बोलते हैं, या पिच बोलते हैं, या पैच बोलते हैं? एंड द राइट आंसर you have to guess in your mind, and the right answer is definitely, सबको पता है, attention, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमने स्पैन ऑफ अटेंशन के बारे में पढ़ा था एक बॉक्स में, इफ यू रिमेम्बर, राइट। मैंने बहुत अच्छे से बोला था तुम लोगों को कि बॉक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं होता। सो स्पैन ऑफ अटेंशन की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था मैजिक नंबर के बारे में, एंड यहाँ पे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई जो स्पैन ऑफ अटेंशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मैजिक नंबर को, वो क्या है? क्या ये 7 + and -1 था, 7 + and -2 था, 7 + and-3 था, या 7 + and-4 था? एंड द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड। एंड पक्का तुम लोग फंसे होगे इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने लेक्चर अच्छे से देखा था उन्हें तो फंसना है ही नहीं, है ना। सो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 + and-2. Okay. Next question is the ability to perceive object as stable despite changes in sensory information is known as. अब जो हमारा परसीव करने का, हम जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बट हम लोग उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस कंसेप्ट कम्स अंडर योर परसेप्चुअल प्रोसेसेस, जिसके अंदर हम लोग ने परसेप्शन के अंदर ये सभी चीजों को पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है, जो अबिलिटी है हमारे अंदर to perceive objects in a stable manner, that is called what? Is it closure? Is it constancy? Is it figure ground perception? या फिर ये proximity है? And the right answer is constancy. हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेफिनेटली, तो हमारा जो वे होता है, हम जो परसीव करते हैं वो एक ही तरीके से परसीव करते हैं, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में, एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर कॉन्स्टेंसी।
The next is question number 5. The Gestalt principle that states that element that are close to each other are perceived as a group is called. अब हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, राइट? लेट मी टेक अ हाइलाइटर. हम लोगों ने पढ़ा था जेस्टाल प्रिंसिपल्स के बारे में, है ना? वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं. सो इज इट क्लोजर, इज इट क्या हम लोग वो उससे क्लोजर बोलते हैं या प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, सिमिलैरिटी बोलते हैं या कंटिन्यूटी बोलते हैं? एंड द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड. अगेन द राइट आंसर इज प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी है, इट इज अबाउट लाइक कि दो दो ग्रुप में यहाँ पे शेप्स को रखे हुए है ना. अब हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हम लोग इसे बोलेंगे कि भाई ये तो ग्रुप में लग रहा है, राइट? सिमिलर शेप को हम लोग क्या देख रहे हैं? एज अ ग्रुप फॉर्मेशन. दे आर फॉर्मिंग द ग्रुप, राइट? सो दिस इज व्हाट नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? जो विजुअल इल्यूजन होता है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, वो क्या कर रही है? वो एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो रही है, यानी कि मीट हो रही है इन सम डिस्टेंस, व्हिच इज नोन एज व्हाट? इज इट मूलर लायर इल्यूजन जो हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर ये पॉन्जो इल्यूजन है कोई, या फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो एमनेस रूम इल्यूजन, क्या ये वो है, या फिर क्या ये लीनियर पर्सपेक्टिव है? एंड द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड. ओके, एंड जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव. इसका इमेज देख लो तुम लोग. हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक रेल का पटरी है, ठीक है, यानी कि एक लाइन है जो एकदम सीधा जा रही है, बट हम लोग को यहाँ पे खड़ा होकर लग रहा है कि ये कहीं जाके मीट करेंगे एट अ पॉइंट, राइट? सो दिस इज व्हाट नोन एज योर विजुअल इल्यूजन ऑफ where two parallel lines are seeming or appearing that they are going to meet, but they are not actually meeting. This is known as your linear perspective. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट द एबिलिटी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? परसीव करते हैं फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को ऑफ हैविंग कंस्टेंट शेप, साइज एंड कलर अंडर डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशनिंग. ठीक है, कोई हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे परसीव करते हैं फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को कि वो कांस्टेंट शेप में है, साइज में है और कलर में भी है. ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड? इज इट साइज कॉन्स्टेंसी, इज इट कलर कॉन्स्टेंसी, इज इट शेप कॉन्स्टेंसी, या फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेक्सचर कॉन्स्टेंसी को? तो क्या आंसर? ए, बी, सी या डी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शेप कॉन्स्टेंसी. बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, इस इमेज के थ्रू समझो. बेंच है, ठीक है. अब बेंच जो है वो जो हॉरिजॉन्टल वाला बेंच है, ठीक है, नॉट हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली वर्टिकल. वर्टिकल वाला जो बेंच दिख रहा है हम लोगों को, इसका शेप वी आर गेटिंग टू नो. हाँ भाई, ऐसा शेप है इसका, है ना? लेकिन इसको हम लोग वैसे ही इसको हम लोग इसका पोजीशन चेंज करते हैं तो इसका शेप दूसरा दिख रहा है, राइट? फ्रॉम अ काइंड ऑफ स्क्वायर इट इज फॉर्मिंग नाउ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, राइट? सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? परसीव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को कि उसका जो मतलब एज वी नो, हमारा जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट, हमको पता है कि बेंच का शेप एक ही जैसा है, बट स्टिल इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, सो इट इज इसका शेप चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है, राइट? सो ये हमारा इल्यूजन होता है एंड दिस इज व्हाट नोन एज योर शेप कॉन्स्टेंसी. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है? फिल कर रहा होता है गैप्स को in sensory information to perceive a complete and continuous image. What it is now called? Is it called closure principle? Is it called continuity principle? या फिर it is called proximity or similarity? So इसका आंसर राइट क्या है? You have to guess in your mind, and the right answer is क्लोजर. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? हम अपने दिमाग को कुछ ऐसे परसीव, मतलब हम लोग ऐसे नहीं दिखेंगे कि भाई ये कोई शेप हो सकता है, इट कैन बी अ शेप आल्सो, है ना? डिफरेंट डिफरेंट हम लोग परसीव करेंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है. वी विल परसीव इट एज अ ट्राइंगल. ठीक है, मेरी ट्राइंगल थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट वी विल परसीव इट एज अ शेप, हैविंग अ शेप. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपने दिमाग से ऐसे हमारा जो ब्रेन है एक्चुअल में वो फिल कर देगा द गैप्स हियर, and that is what known as your principle of closure, जिसके बारे में हम लोगों ने in detail भी discuss कर रखा है, right? Then comes the phenomenon where people perceive an ambitious figure in multiple ways. एक ही figure है, ठीक है, but उसे हम लोग multiple ways में you know देखने लग जाते हैं, like that. So is it called closure, principle of closure? Is it called principle of continuity? या फिर ये है figure ground reversal, या फिर perceptual set? And the right answer again is option number C. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल परसीव. हम लोग परसीव करते हैं कोई भी फिगर को बहुत ही तरीकों से, बहुत तरीकों से हम लोग यहाँ पे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लो, ठीक है, द इमेज. अब यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि देर आर टू फेसेस. ठीक है, यहाँ पे दो फेसेस दिख रहे हैं मुझे, या फिर हम लोग को दिख रहा है कि एक कुछ ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर फिगर बने हुए हैं, दो फेसेस बने हुए हैं.
ठीक है, या फिर दो पीपल है लाइक दिस। सो वी कैन, हम लोग बहुत तरीकों से परसीव कर सकते हैं इस इमेज को, है ना। बट एक्चुअल में इन सभी तरीकों को छोड़ के बस एक तरीका अगर देखा जाए तो सिर्फ फोकस योर आईज ओवर हियर, इन दोनों को, फेसेस को नहीं देखना, बस अपना फोकस यहाँ पे करो। सो वी विल सी अ काइंड ऑफ कुछ वास जैसा दिख रहा है, इजंट। सो दिस इज व्हाट योर फिगर ग्राउंड रिवर्सल इज ऑल अबाउट, जहाँ पे लोग जो है वो परसीव करते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। द परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी जो कि हमें अलाउ करता है टू परसीव एन ऑब्जेक्ट एज द सेम साइज regardless of its distance from us। हम लोग क्या करेंगे, हमको मतलब सेम साइज, हमको पता है कि उसका साइज एक ही जैसा है, बट हम उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, हमको मतलब हमारा ब्रेन जो है वो हमें दूसरे तरीके से दिखाता है, ठीक है, लाइक दिस। सो इज इट शेप कॉन्स्टेंसी में ऐसा होता है, या साइज कॉन्स्टेंसी में ऐसा होता है, या फिर कलर कॉन्स्टेंसी में ऐसा होता है, या फिर ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी में ऐसा होता है। सो कैसा होता है, कब, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। सो इज इट ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका पिक्चर देख लो थोड़ा सा तो ज्यादा अंदाजा होगा। मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड जो है उसकी हाइट 5 फीट है, ठीक है, बट फिर भी मैं उसे दूर से देखूंगी तो उसका जो हाइट है वो क्या दिख रहा है, छोटा सा, इतना छोटा सा, ठीक है। सो दिस इज योर शेप साइज कंस्टेंसी, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो ब्रेन है हम उसे इंटरप्रेट करते हैं इन दिस वे लाइक दैट, ठीक है। ये जस्टाल साइकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। सो इससे हम लोग को क्या हो रहा है, एनालाइज हो रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, लाइक दिस। ओके, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम लोग परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस पैटर्न में, ठीक है, रादर देन सीरीज ऑफ डिस्कनेक्टेड डॉट्स। हम लोग एक पैटर्न में चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, कंटिन्यूटी, सिमिलैरिटी या प्रॉक्सिमिटी? एंड द राइट आंसर इज कंटिन्यूटी। व्हाई? बिकॉज ये देखो इस शेप में, इसके अंदर हम लोग को क्या दिख रहा है, एक शेप दिख रहा है, हम लोग ऐसे एक्स करके टाइप्स देखेंगे, ये कुछ एक्स टाइप है, बट हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि ये कुछ एक और शेप भी बना सकता है, इसके पैटर्न्स को हम लोग नहीं देखेंगे, बट एज अ होल हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी हैव रेड इन द जिस्टार्ट साइकोलॉजी। हम लोग कुछ चीजों को वैसा देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं एज अ होल, वी विल नॉट सी इट्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉटल है, अब मैं इसके पार्ट्स को नहीं देखूंगी कि ये है इसका कैप, ठीक है, मैं इसको अलग अलग नहीं देखूंगी, बट एज अ होल मैं इसे बॉटल को कंसिडर करूंगी, ठीक है, बॉटल। सो दिस इज योर एग्जाम्पल which we have read under Gestalt psychology. I hope Gestalt psychology में तो कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा तुम लोग को, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। आई होप तुम लोग अपना नंबर दिख रहे हो, कितने नंबर आए हैं अब तक, मार्क्स कितने आए, राइट। द phenomenon where हम लोग क्या देखते हैं, our expectations, the phenomenon where our expectations and prior experience influence our perception of sensory information is known as। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, बेसिकली अभी 5 बजे हैं सुबह में, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 5 बजे हैं सुबह के, ठीक है। अब सुबह के 5 बजे कौन आ सकता है, दूध वाला आ सकता है, ठीक है। सो यू विल एक्सपेक्ट कि भाई दूध वाला आया होगा, तुम लोग बर्तन लेके चले जाते हो दूध लेने, बट तुम लोग देखते हो वहां पे कौन, तुम्हारा कोई रिलेटिव खड़ा है। सो इजंट इट सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग तो है, बट हमारा जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है वो, परसेप्चुअल सेट है वो यहाँ पे आता है ना, मैंने तो पहले यहाँ से बता दिया, चलो ठीक है। परसेप्चुअल सेट यहाँ पे आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम लोग एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमारे प्रायर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइम पे दूध वाला आएगा, ठीक है, बट आया नहीं, तो हम लोग इट विल अफेक्ट अस लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्चुअल सेट। हम लोग अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलाते हैं, अपने दिमाग को, हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली में, टू बी मोर स्पेसिफिक, हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में काम करता है, एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इट। हम लोग ऐसे टेंडेंसी पे काम करते हैं, दिस इज डन बाय, this is the search or research which is done by again which is child psychology is very important। यहाँ से ज़्यादा questions बन सकते हैं, नॉट ओनली फॉर एमसीक्यूज बट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करने वाले, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग के आएंगे। Okay, the process where or which we organize and interpret sensory information to give it meaning। ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग जो sensory information, हमें बाहर से जो भी information मिल रही होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, organize करते हैं and meaning provide करते हैं। And this is it your A, B, C और D? यानी कि transduction होता है, sensation होता है, perception होता है या adaptation होता है? And the right answer of this question is definitely perception, ठीक है। So now we are going to discuss NCERT solutions of this chapter, ठीक है। So
वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि एक्सप्लेन करो फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फंक्शनल लिमिटेशंस क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है फंक्शन में कुछ लिमिट आ जाता है। ठीक है, सो फंक्शनल लिमिटेशन इज अबाउट जहाँ पे हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, टू बी मोर स्पेसिफिक, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली तुम्हें कोई भी बहुत ही डिम डिफरेंस नहीं समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है कहीं से, तो तुम लोग को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, बहुत धीरे आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे सकती, एंड बहुत जोर से है, हमारे कैपेसिटी के बाहर सुनने, मतलब इतना ही हम लोग सुन सकते हैं, बट इतने जोर से आवाज बज रही है, सो वी कैन नॉट लिसन, राइट। सो ये होता है हमारा जो लिमिटेशन है ना, हमारी ईयर्स की लिमिटेशन है कि वो बहुत ज्यादा धीरे आवाज को नहीं सुन सकती और बहुत ज्यादा तेज आवाज को भी वो नहीं सुन सकती। ठीक है, देन आता है हमारा फंक्शनल लिमिटेशंस इन आवर आईज। हम लोग कोई चीज कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बट कोई ऑब्जेक्ट को तुम लोग अपने से बहुत दूर रख लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम लोग इस रूम में बैठे हो, ठीक है, एंड कोई ऑब्जेक्ट को तुम लोग उस रूम में रखे हो, तो उतने दूर तक तुम लोग देख सकते हो। इवन अगर तुम स्ट्रेट भी देखो, रेलवे ट्रैक्स पे खड़े हो, तो तुम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। ठीक है, आईज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, राइट। तो हमारे जो सेंसेस की कुछ लिमिटेशंस होती है उसे हम लोग फंक्शनल लिमिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स के कुछ फंक्शंस में लिमिटेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंखें कितना बहुत ज्यादा डिम लाइट नहीं देख सकती और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट भी नहीं देख सकती। सिमिलरली हमारे जो कान है वो बहुत कम या बहुत धीरे आवाज को नहीं सुन सकता या बहुत ज्यादा लाउड साउंड्स को भी नहीं सुन सकता। तो वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने बताई थी। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए होती है? एक ऐसा रेंज चाहिए होता है जहाँ पे उसे आवाज सुनाई दे। ठीक है, ऐसा रेंज चाहिए होती है जहाँ पे हमें चीजें दिखाई दें। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर फंक्शनल लिमिटेशन ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसे हम लोग देख रहे हैं कि आस्किंग कि क्या होता है, डिफाइन करो अटेंशन को, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन करो इट्स प्रॉपर्टीज। सो अटेंशन क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुली आर देयर, बट यहाँ पे तुम क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो किसी भी एक स्टिमुली को एंड देन उसे अटेंशन पे करते हो। ठीक है, so that is known as your attention. Here it is seen written the process through which certain stimuli are selected. बहुत सारे stimuli में से कोई भी एक या कुछ selected stimuli को हम लोग focus करते हैं and that is referred to as your attention. अब properties की बात करें तो एक होता है तुम्हारा sensation, sorry selection. ठीक है, सिलेक्शन में क्या करते हो? तुम लोग सिलेक्ट करते हो कि तुम्हें ध्यान कहाँ देना है। ठीक है, अब तुम्हारे रूम में कोई पानी भर रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई कूद रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा। ठीक है, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारा ध्यान अभी लेक्चर में होना चाहिए, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, राइट। सो दिस इज योर सिलेक्शन। अलर्टनेस, अलर्टनेस मतलब कि हम लोग रेडी हो जाते हैं कोई सिचुएशन को डील करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एथलीट होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि कब जो हमारे रेफरी हैं वो आवाज करेंगे, या वो जो होता है ना गन से आवाज करना या सीटी बजाना, लाइक दैट। सो व्हेन द व्हेन ही विल स्टार्ट रेसलिंग, तभी रेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एथलीट का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से रेस ट्रैक पर होता है एंड ये सुन रहा होता है कि कोई विस्लिंग की आवाज आए तो वो दौड़ना शुरू करे। ठीक है, तो सिचुएशंस को डील करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज अलर्टनेस। ठीक है, इंडिविजुअल्स रेडीनेस कीवर्ड है यहाँ पे मार्क किया हुआ। कंसंट्रेशन इज द नेक्स्ट थिंग। बहुत सारी चीजें तुम्हारे आसपास हो रही होती हैं बट फिर भी तुम्हारा ध्यान एक जगह पे है, फोकस्ड है एंड बहुत टाइम तक है। ठीक है, दैट इज नोन एज योर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस, जहाँ पे तुम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में ना टीचर हम लोग को पढ़ा रही है और तुम्हारे फ्रेंड्स दूसरी तरफ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें अपने आप को, अपने ध्यान को पूरी तरीके से टीचर्स के लेक्चर में लगाना है, हर चीज को इग्नोर करते हो। ठीक है, अपने ध्यान को कुछ समय के लिए फोकस्ड करना है, दैट इज व्हाट नोन एज योर कंसंट्रेशन ऑल अबाउट। सर्च में हम लोग क्या करते हैं? अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए कोई चीज को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि लुकिंग फॉर स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज योर सर्च ऑल अबाउट. So this is attention's definition and properties of attention. Now we are moving to the next question, question number 3. जहाँ पे क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। बताओ कि भाई डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, क्या ऐसी चीज है जो डिटरमाइन करती है हमारे अटेंशन को, एंड
नॉट ओनली अटेंशन बट सिलेक्टिव अटेंशन। एंड देन कैसे सिलेक्टिव अटेंशन डिफरेंट है सस्टेन्ड अटेंशन पे, सबसे पहले तो हम लोग ये सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन में हम लोग क्या करते हैं ना, कि बहुत सारी चीज़ों में से, बहुत सारे स्टिमुली में से हम लोग एक स्टिमुलस को अटेंशन पे करते हैं, एक स्टिमुलस पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वेर एज हमारा जो सस्टेन्ड अटेंशन है, वहाँ पे हम लोग को सस्टेन करना होता है अपनी अटेंशन को, ठीक है। यानी कि हम लोग हर जगह से ध्यान हटा के एक जगह पे बहुत टाइम तक कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों का कल एग्जाम है, तो तुम लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होगे। देन दैट ऑफ अगर तुम्हारा एग्जाम एक हफ्ते एक महीने बाद है, तो ठीक है, उतना अटेंशन तुम लोग का नहीं रहेगा, है ना। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट योर सस्टेन्ड अटेंशन, जहाँ पे एक समय के लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने अटेंशन को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को टू बी मोर स्पेसिफिक लगा के रखते हो तुम लोग, ठीक है। So this is difference between selective attention and sustained attention. Then is the determinants of selective attention, कि क्या है जो तुम्हारे सिलेक्टिव अटेंशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। so इसमें आता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो उसका साइज क्या है, ठीक है। कोई भी स्टिमुली है तो उसका साइज, अगर किसी चीज का साइज जो है वो ज्यादा बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल द बॉटल आई शोड यू, बॉटल का साइज इतना बड़ा है तो तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वराज कोई बहुत छोटी सी चीज में तुम्हें दिखाऊं इतनी छोटी या इससे भी छोटी, तो तुम्हारा ध्यान बड़ी चीज पे जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ब्राइट चीज दिखाऊं और कोई चीज है जिसका ब्राइटनेस कम है, तो ब्राइटनेस पे तुम्हारा ध्यान ज्यादा जाएगा। कोई बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज है, तो बड़ी चीज पे तुम्हारा ध्यान ज्यादा जाएगा। तो साइज का मैटर है, शेप का मैटर है, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अटेंशन को ले लेती है, हमारे ध्यान को ले लेती है, लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग लेक्चर देख रहे हो, बहुत जोर से कहीं से आवाज आएगी तो तुम लोग जाके देखोगे क्या हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा अटेंशन वहां गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइस। फेंट नॉइस होता तो तुम लोग नहीं जाते, है ना। सो दिस इज योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन कम्स योर कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को अभी भूख लगी है, नॉट भूख लगी है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को अभी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, तो तुम लोग कितना भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, तुम्हें लेक्चर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वेरएज अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग सब चीजें अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करोगे, बहुत रेडी रहोगे टू अटेंड द होल लेक्चर, बहुत एक्साइटेड होगे टू बी मोर स्पेसिफिक एंड लाइक दिस। देन कम्स द मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स में बेसिकली क्या होता है ना, कि हम लोग मोटिवेटेड कितना है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को अभी भूख लगी है, तुमने बैठ गया पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर मोटिवेशनल फैक्टर। देन कम सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन में एज आई टोल्ड, तुम्हें यहाँ पे क्या करना होता है, अपना अटेंशन को, कंसंट्रेशन को यहाँ पे लाना होता है, तुम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, ठीक है। यानी कि while selective attention is mainly concerned with the selection of stimuli, sustained attention is concerned with the concentration. For example, it is refers to our ability to maintain our attention on an object इवन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अपने ध्यान को बहुत समय तक, फॉर एग्जाम्पल ये लेक्चर 1 घंटे का है, 2 घंटे का भी हो रहा है, लेट्स सपोज। सो तुम्हारा ध्यान इस जगह पे बहुत टाइम से लगा हुआ है, सो दिस इज नोन एज योर एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। सो वेरी गुड फॉर योर सस्टेन्ड अटेंशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि मेन प्रोपोर्शन बताओ ऑफ जिस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी कि जिस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो है उनका जो मेन कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन करो, ठीक है, about the perception of the visual fields. ओके, सो सबसे पहले हमारे जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन थे, वो थे कोहलर, कोफका एंड यस। सो कोहलर, कोफका एंड वर्डवी वर द थ्री मेन साइकोलॉजिस्ट और व्हाट नोन एज योर जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने प्रिंसिपल दिया था अबाउट व्हाट नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उन्होंने बताया था कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को एज अ होल कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने भी बॉटल का एग्जांपल दिया था। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बट उन्हें वैसा देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज योर होल प्रॉपर्टी ऑफ होल। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो सभी लोग कहते थे, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी मोर स्पेसिफिक कहते थे कि हम लोग एक पेड़ देखें तो हम लोग पेड़ को देखते हैं, ठीक है, एज अ होल, कि वो ट्री है या प्लांट है, लाइक दिस। बट हम लोग कभी नहीं देखते कि उसकी लीव्स भी है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो वी डोंट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, वी फोकस ऑन द होल पार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके बारे में एक इमेज भी लगी हुई है। यहाँ पे बताते हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना परसेप्शन रखते हैं गुड फिगर का, यानी कि वो हमेशा फिगर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि भैया कुछ फिगर टाइप का है, कोई बर्ड का, लाइक दिस,
कुछ बर्ड का, मे बी तुम लोग कुछ और भी परसीव कर सकते हो, बट समथिंग ये कोई फिगर लग रहा है ना, कोई बैकग्राउंड लग रहा है, बट एक फिगर किसी चीज का लग रहा है एज अ होल वी आर सीइंग, वी आर नॉट सीइंग लाइक दिस कि एक ट्राइंगल है फिर सर्कल है फिर एक स्क्वायर है, लाइक दिस वी विल नॉट consider, we will consider as a whole. So this is what all about your gestalt psychology is, जो हमारे gestalt psychologist कहना चाह रहे थे. नेक्स्ट आते हैं हमारे कि कैसे परसेप्शन ऑफ स्पेस स्पेस टेक्स प्लेस. ठीक है, हमारा जो स्पेस का परसेप्शन है वो कैसे टेक प्लेस करता है. तो स्पेस क्या होता है, हम लोग स्पेस को 3 डायमेंशंस में देखते हैं. ठीक है, this is our ability to transfer a two-dimensional retinal vision into three-dimensional perception. Hmm? Spatial attributes of objects like size, shape, and distance between objects also contribute towards the perception of space. अब space के बारे में या थ्री डायमेंशंस के बारे में क्या है, थ्री डायमेंशंस, वन डायमेंशंस इज इक्वल टू, तुम लोग क्या कर सकते हो, वन डायमेंशंस मीन्स योर लेफ्ट एंड राइट टर्न कर सकते हो. टू डायमेंशंस मतलब आ जाता है तुम्हारा ऊपर नीचे भी आ जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लाइक दिस. एंड थ्री डायमेंशनल इज बियॉन्ड दैट. ठीक है, लेफ्ट राइट ऑल डायरेक्शंस यू कैन सी एज ऑफ नाउ, जितना भी डायरेक्शन हमारे पास है तो वो तीन डायरेक्शनल हुआ, थ्री डायमेंशनल हुआ, लाइक दिस. सो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हमारे जो शेप है, साइज है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के, वो हमारे थ्री डायमेंशनल्स के अंदर आते हैं. हम कैसे परसीव करते हैं उसे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में कॉन्स्टेंसीज के अंदर समझ के आए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अब, व्हाट आर द मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ परसेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो डेप्थ परसेप्शन के जो मोनोक्यूलर क्यू है वो क्या होता है उसे एक्सप्लेन करो, एंड रोल ऑफ बाइनोक्यूलर क्यूज को एक्सप्लेन करो. देखो, मोनोक्यूलर क्यूज जो है उसे हम लोग साइकोलॉजिकल क्यूज के अंदर ही देखते हैं, राइट. एंड इस क्यूज को ऑफन हम लोग देखते हैं कि आर्टिस्ट के अंदर होता है. मोनोक्यूलर क्यूज मीन्स यहाँ पे कोई एक है. ठीक है, मोनो मीन्स वन. सो मोनोक्यूलर क्यूज इज इक्वल्स टू हम लोग अपने एक आंख का इस्तेमाल करके भी चीजों को देख सकते हैं, एंड जिन चीजों को हम लोग अपने वन आई का इस्तेमाल करके देख सकते हैं दैट कम्स अंडर योर मोनोक्यूलर क्यूज. ठीक है, आर्टिस्ट का हम लोग आर्टिस्ट जो है वो डेप्थ परसेप्शन रखते हैं इन टू डायमेंशनल पेंटिंग्स, एंड दे आर आल्सो नोन एज पिक्टोरियल क्यूज. ठीक है, they help us in judging the distance and depth in two-dimensional surfaces. The binocular cues. Okay, so monocular cues जैसे मैंने बताया था वही है. ठीक है, monocular cues के अंदर जब आर्टिस्ट अपने पेंटिंग्स बनाते हैं, so that part is considered as a pictorial cues. Okay, then comes the helps in judging. अब हम उस मोनोक्यूलर क्यूज के हेल्प की वजह से हम लोग क्या जज कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कितना है एंड उसके अंदर डेप्थ कितनी है, वो हम इसे इसकी वजह से, इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर पाते हैं. बाइनोक्यूलर क्यूज की बात करें, सो इट इज अबाउट कि हम लोग क्या कहते हैं, दोनों आईज का इस्तेमाल करते हैं एंड तीनों डायमेंशन ऑफ स्पेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, हम इन सारी डिस्पैरिटीज को डिस्कस करते हुए हैं, राइट. कि हमारे जो लाइक इट ऑकर्स व्हेन टू आईज हैव डिफरेंट लोकेशंस. अब हमारी जो दोनों आंखें हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, राइट. सो दिस इज योर रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी. कन्वर्जेंस की बात करें तो हमारे जो आंखें हैं उसमें क्या देखते हैं हम लोग, व्हेन द आई कन्वर्ज इनवर्ड टू ब्रिंग द इमेज ऑन फोरिया ऑफ ईच आई, अ ग्रुप ऑफ मसल्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन व्हेन which is interpreted as cues of perception of depth. The degree of convergence decreases with increase in objects of डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं दूर से देख रही हूँ तो इट इज कंफर्टेबल फॉर मी, लेकिन मैं उसको अपने पास लाती हूँ तो मेरी आंखों को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है टू सी द ऑब्जेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अपनी उंगली को इतना पास लाओ, उसे देखने की कोशिश करो तो आंखों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन वही उंगली अगर थोड़ा दूर ले जाओ तो उसको दिक्कत नहीं होती है ना. सो दिस इज योर कन्वर्जेंस. Accommodation is the process जहाँ पे image is focused on the retina with the help of ciliary muscles. These muscles change the thickness of eye lens. The degree of contraction of the muscles provides a cue to distance. The muscles relax when the object is distant and contract when the muscle is near. So यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, हमारे जो अंदर जो सिलियरी हमारे आंखों के अंदर है, सिलियरी मसल्स, वो हमें हेल्प करते हैं टू सी द डिस्टेंस एंड जज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमारे आंखों के लिए बेटर है फॉर सीइंग, लाइक दैट. ओके, एज आई सेड कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत पास रख दो अपने आंखों के तो उसको देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत, उसको दिखाई नहीं देगा ठीक से, बट उसको दूर रखोगे तो उसे क्लियरली दिखाई देगा. सो दिस इज योर अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस एंड रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पेरिटी.
देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, व्हाई डू इल्यूजन ऑकर, हमारे जो इल्यूजन्स है वो क्यों होते हैं हमें, ठीक है। सो बेसिकली इल्यूजन्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन द फिजिकल स्टिमुली एंड इट्स परसेप्शन बाय इंडिविजुअल्स। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे जो मिसमैच हो जाता है, बेसिकली कोई चीज है जिसे हम लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अंधेरे में है कुछ रस्सी जैसे हमारे पैर में बंधा गया टाइप्स, तो हम लोग को लगता है कि ये क्या है, कहीं ये सांप तो नहीं है, लाइक दैट। सो बेसिक थिंग कम्स अंडर आवर माइंड इस, कहीं ये सांप तो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज मिस इंटरप्रिटेशन, हमारा दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, दिस इज नोन एज योर इल्यूजन, ठीक है। द मिसमैच इज कॉज बाई इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कैसे होता है, हम जब चीजों को गलत समझ लेते हैं कि भाई ये सांप तो नहीं है, लाइक दिस, ओके। इल्यूजन्स जो है वो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एज दे आर एक्सटर्नल स्टिमुली सिचुएशन। कभी बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत साइलेंस में बैठे हुए कहीं सोच रहे हैं कुछ, तो अचानक से हमें फील होता है कि कहीं कुछ आवाज आ रही है कहीं से, ठीक है, बस एक्चुअल में कोई आवाज नहीं आ रही होती है, हमें वो महसूस होता है कि वो कहीं से आवाज आ रही है, कि ये भूत भूत तो नहीं है, वी स्टार्ट टू डू इल्यूजन्स, ठीक है। एंड ये जो इल्यूजन्स हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है, हमारे थॉट्स की वजह से, ठीक है। सो दिस इज योर प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन, हम कैसे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी ये कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे इल्यूजन्स हो रहे हैं, लाइक दैट। यूनिवर्सल होते हैं हमारे इल्यूजन्स, ठीक है। एंड इसी यूनिवर्सल होते हैं हमारे इल्यूजन्स, कुछ सॉरी कुछ जो हमारे इल्यूजन्स होते हैं वो बहुत से ज्यादा यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वर्टिकल हॉराइजॉन्टल इल्यूजन्स की बात की थी, लाइक दैट। देयर आर ऑल्सो permanent illusions because they do not change with experience and practice, कुछ permanent kind of illusions भी होते हैं जिसे हम लोग change नहीं कर सकते, वो सबके साथ होते हैं, like that। illusions जो है वो हर individual के लिए vary होता है। for example कि अंधेरे में कुछ इल्यूजन होना कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है ना कि मतलब अकेले बैठे हैं कोई आवाज नहीं है तो उन लोगों को इल्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो पर्सनल इल्यूजन इज दैट हर इंडिविजुअल को जब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आने लगे, ऑफ इंस्टेंसेस आने लगे ऑफ इल्यूजन, सो दैट इज योर पर्सनल इल्यूजन। सो ये टर्म थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर एमसीक्यूज में आ गए सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। देन कम्स व्हाई डू सोशियो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन, हमारे जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो हमारे इल्यूजन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इसे स्टडी करने के लिए क्या किया, डेप्थ में गए, वो डेप्थ में गए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मुलर लायर and for example they have used Muller layers and vertical horizontal illusion figures with several groups of people, वो कुछ लोग जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट वो गए थे यूरोप में, अफ्रीका में और बहुत अदर कंट्रीज में, एंड उन्होंने यूज किया था मुलर लायर का और हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इल्यूजन्स का, टू अंडरस्टैंड कि कैसे कल्चर जो है वो इफेक्ट करता है इल्यूजन्स पे, ठीक है। वो अफ्रीकन विलेजेस गए थे एंड वेस्टर्न सेटिंग्स में भी गए थे, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट अफ्रीकन सब्जेक्ट्स, जो अफ्रीकन लोग हैं, ये हम लोग को पता चलता है कि जो अफ्रीकन लोग हैं उनके अंदर हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल इल्यूजन ज्यादा था, और जो वेस्टर्न लोग थे उनके अंदर क्या था, मुलर लायर इल्यूजन्स उनके अंदर ज्यादा देखा गया। So similar findings have been reported in other studies. अब और भी बहुत सारे psychologists ने same study की and they also have got the same result. ठीक है? Living in defense forests, the African subjects regularly experience vertical, that is long trees, and develop tendency to over estimated, ठीक है। तो जो हमारे अफ्रीकन सब्जेक्ट्स थे वो जनरली रोज लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज को देखा करते थे, ठीक है। सो एक टेंडेंसी हो गई उनके अंदर तो ओवर एस्टिमेटेड, एंड वेस्टर्न पीपल जो थे वो इन्वायरमेंट में रहते थे, राइट एंगल्स देखते थे, ठीक है। तो दे डेवलप्ड अ टेंडेंसी to underestimate the length of line characterized enclosed, ठीक है, and that is the reason why उन लोगों को ऐसे परसेप्शन हो रहे थे, ठीक है, ऐसे illusions हो रहे थे। The researchers suggest that the habits of perceptions are learned differently in different cultures. अब तुम जैसे कल्चर में होते हो ना वैसे ही illusions तुम्हें होते हैं। Hansen did a study in Africa and found that people who had never seen pictures had greatly difficulty in recognizing objects, depicted them in interpreting depth cues. सो हंसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अफ्रीका में जाते हैं, वो स्टडी करते हैं लोगों पे, एंड उन्होंने क्या फाइंड किया कि कुछ लोग हैं जो पिक्चर्स उन्होंने कभी देखी नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है। जब वो पिक्चर उन्हें दिखाया जाता है तो वो उसे इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पाते हैं,
सिन्हा एंड मिश्रा ने ऐसी ही स्टडीज करने की कोशिश की थी पिक्टोरियल परसेप्शन से, जहाँ पे वैरायटी ऑफ पिक्चर्स वो शो करते थे विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल सेटिंग्स सच एज हंटर एंड गैदरर्स लिविंग इन फॉरेस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट इन सिटीज। ठीक है, तो उन्होंने भी स्टडी की परसेप्शन, परसेप्शन की variety of pictures उन्होंने use की of peoples from the diverse cultural settings and they found different things, right? So their studies indicate that जो interpretations होते हैं of people's pictures basically is strongly related to the cultural experience of the people. Now we are moving towards the most important questions. So basically हम लोग अब तक डिस्कस करते हुए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। आई होप कोई भी डाउट नहीं है, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है? सो फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन की बात करें और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, सो लेट्स गो ऑन इट। फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल का हम लोगों ने एक पिक्चर भी देखा था, ठीक है? सो फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन इज अबाउट जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी सिस्टम को, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक हमारे अंदर टेंडेंसी होती है टू सी ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल वेज, ठीक है? हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था। सो फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं इमेज एलिमेंट्स ऑफ फिगर एंड सेग्रीगेट्स देम फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो फिगर को और बैकग्राउंड को हम लोग अलग अलग देखते हैं, ठीक है? एंड फिगर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, बैकग्राउंड जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। सो डिफरेंट थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट इट, राइट? So these things are only there. Previous studies examined figure ground segregation within the visual area of monkeys where figures elicit stronger neural response than backgrounds. So यहाँ पे फिगर जो है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है देन दैट ऑफ बैकग्राउंड। जो पिक्चर हम लोगों ने देखी थी थोड़ी देर पहले, लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन। या इन दिस पिक्चर हम लोग जो देख रहे हैं इसमें हमारा ध्यान जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल, ये 99% लोगों का ध्यान जो है ओनली फिगर पे जाता है, नॉट ऑन द बैकग्राउंड। सो हम लोग इम्पोर्टेंस, हमारे अंदर टेंडेंसी होती है टू सी और टू फोकस ऑन द फिगर्स नॉट ऑन द बैकग्राउंड। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, ठीक है? Okay, so let's move on to the discussion. Yeah, so this is the thing. Figure ground perception could be a key component of visual processing that permits children to grasp what they see. This is often a crucial brain function that affects everything from learning to read or solve puzzles. So हम लोग basically figure को importance देते हैं. That is the reason why this kind of thing जहाँ पे हम लोग figure को importance देते हैं and figure को ही देखते हैं ज़्यादातर. So ऐसे world में हम लोग हैं definitely. And now this figures helps generally students or children to know or to understand things very clearly and properly. Then comes question number next two. एक्सप्लेन करो इल्यूजन को, कि इल्यूजन क्या होता है। So, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं कि इल्यूजन्स मतलब कि हमारा जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है, कोई भी चीज को जब हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, सो दैट इज व्हाट नोन एज इल्यूजन्स। एंड ये जो इल्यूजन्स है वो हमारे कल्चरल और सोशल सेटिंग से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं फर्दर। सो ये सारी चीजें तुम लोगों को इल्यूजन्स के बारे में लिख देनी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करो फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी को इन ब्रीफ। अब इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे फिल्टर एटेन्यूएशन पूछा जाए तुमसे कि क्या होता है। सो इसके लिए भी प्रिपेयर यू हैव टू बी। सो फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी किसने दिया था? ट्रीजमैन ने दिया था, है ना? एंड इन्होंने मॉडिफाई किया था ब्रॉडबैंड थ्योरी को, है ना? इन्होंने बताया था कि बेसिकली जो हमारा थ्योरी है, इस थ्योरी में हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि दैट स्टिमुली नॉट गेटिंग एक्सेस टू द सिलेक्टिव अटेंशन, जो हमारे सिलेक्टिव अटेंशन को पास नहीं कर पाता है एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आर नॉट कम्प्लीटली। अब वो जो हमारे अटेंशन, हम लोग बहुत सी चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है, बट हमारा अटेंशन, हमारे ध्यान में, हमारे अवेयरनेस में हर चीज नहीं आती है, राइट? सो यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या कहना है कि हम बहुत सी चीजें डेफिनेटली हम लोग हर चीज ध्यान में नहीं रखते हैं, बट इट डजंट मीन कि इट इज लाइक हमारे दिमाग से वो ब्लॉक हो जाता है। इट इज बिकॉज कि हम लोग उसका जो पावर है, डिफरेंट स्टिमुलस का जो पावर है वो वीकन हो जाता है, ठीक है? their strength thus some stimuli manage to escape from तो इससे क्या होता है ना, बहुत से स्टिमुली जो है वो हमारे दिमाग में जा ही नहीं पाते हैं बिकॉज उसका पावर कम होता है, ठीक है? एंड बहुत से स्टिमुली जिनको हम अटेंड कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन द बॉटल, यू आर सीइंग मी, यू आर सीइंग द बोर्ड, यू आर सीइंग द डोर, ठीक है? तो हर चीज को तुम देख रहे हो, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हो, ठीक है? वाई? बिकॉज इनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है जितना स्ट्रेंथ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट है, ठीक है? सो दैट इज वॉट ऑल अबाउट ट्रिजमन इज सेइंग। तो जो हम नहीं अटेंड कर पाते जो स्टिमुली को, उनका पावर जो है वो कम हो जाता है, वो मैनेज नहीं कर पाती हैं टू गो इन द सिलेक्टिव अटेंशन और सिलेक्टिव फिल्टर, ठीक है? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी।
यहाँ पे क्या बोला है, इट इज इंडिकेटेड दैट पर्सनली रिलेवेंट स्टिमुली, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा कोई नेम धीरे भी, इसका भी एक्सेप्शन होता है कि अगर तुम्हारा नाम धीरे से भी कोई बोले ना तो तुम्हें सुनाई दे देता है, राइट. सो दिस इज बिकॉज कैन नॉट बी noticed even at a very low level of sound. So such stimuli, even though fairly weak, may also generate response occasionally by slipping through the selective filter. इसका जो आवाज है डेफिनेटली बहुत धीरा है, बट फिर भी तुम इसको कहीं ना कहीं से सुन लेते हो. क्यों? बिकॉज इसका जो स्ट्रेंथ है डेफिनेटली वो वीक है, बट इसका जो रिस्पॉन्स है, तुम अपने नाम को, इवन दो फेयरली वीक दिस स्टिमुली इज, बट फिर भी इसका रिस्पॉन्स जो है वो तुम्हारे अंदर ज्यादा देखने को मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन विच वी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है, एंड सुटेबल एग्जांपल दो डिवाइडेड अटेंशन को. डिवाइडेड अटेंशन का सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि मैं यहाँ पे आई एम शोइंग यू इन द कैमरा एंड मैं यहाँ पे ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर पे भी फोकस कर रही हूँ. सो दिस इज डिवाइडेड अटेंशन. आई हैव डिवाइडेड माय अटेंशन टुवर्ड्स टू थिंग्स. अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एंड उसी बीच तुम लोग म्यूजिक भी सुन रहे हो. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एंड टू कनेक्ट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिवाइडेड अटेंशन. तो डिवाइडेड अटेंशन को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं मल्टीपल टास्क पे, मल्टीपल आइडियाज पे एट द सेम टाइम. ठीक है, जैसे हो गया हमारा ड्राइविंग, कुकिंग, स्टडिंग, लिसनिंग. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है तुम्हारे, जैसे मैंने अभी बताया. ठीक है, डिवाइडेड अटेंशन कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अटेंशन. अब इसमें क्या होता है कि हम लोग उतना अटेंशन पे नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम तुम लोग टॉकिंग कर रहे हो फोन पे, किसी से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन चल रही है तुम्हारी, तो तुम्हारा ध्यान ना फुल्ली ड्राइविंग पे है ना फुल्ली बातें करने पे. तुम यहाँ पे अपने अटेंशन को डिवाइड कर चुके हो, एंड तुम्हारा जो अमाउंट है अटेंशन पे करने का इन दोनों ही चीजों पे, वो कम हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सेप्शनल पार्ट विच इज रिटन अबाउट डिवाइडेड अटेंशन. सो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे तुम लोग को एक होमवर्क दे दी जाती हूँ मैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी, जिसको तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड डिफाइन करो एडीएचडी को बहुत ज्यादा शॉर्ट में इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क बिकॉज एडीएचडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर क्लास 11 और एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर क्लास 12 ऑल्सो. ठीक है, सो एडीएचडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक अगर है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, आई होप तुमको सभी कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ मैं, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक क्वेश्चन पूछो. And further you can join the Instagram channel, the Telegram channel for to be more specific. Telegram को तो पक्का से ही join कर लो because ये जो notes है तुम लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, वो भी free of cost. ठीक है, so till then take care, मिलते हैं next video lecture में. Bye bye.